हमने क्या किया था कि टेंशन हम जानते हैं कि अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट होती है तो टेंशन का फोर्स अवे फ्रॉम अटैचमेंट, स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है वो हमेशा, जो टेंशन का फोर्स होता है, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, ऑलवेज जो है पुलिंग इन नेचर है, पुलिंग इन नेचर एंड टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जैसा कि वो बेंट वाले केस में बताया था, टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंजेंशियल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेंथ के टेंजेंशियल। तो ये एक रोप है, रोप का कुछ मास है। तो हमारे केस में दो चीजें मिल सकती हैं, एक लाइट स्ट्रिंग होगी, जो चीजें हम डिस्कस करते हैं, लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस होती है, उसका मास हम ऑलमोस्ट जीरो लेंगे। क्या टेक्निकली मास जीरो होगा? नहीं, लाइट, लाइट का मतलब है जो बाकी सारे मासेस हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही हल्का है। दूसरा एक हमें मिलेगा रोप टाइप का, रोप जिसका कुछ मास होगा, कुछ मास होगा यहाँ पे, जैसे जैसा कि अभी क्वेश्चन में था, ऐसा कुछ रोप होगा, तो इसके मास को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसका कुछ मास होगा। आज कुछ और हम रोप के केसेस लेंगे। रोप का मास होगा, लाइट स्ट्रिंग का मास नहीं होगा, स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग का मास नहीं, तो रोप का कुछ मास होगा, ठीक है। तो एक सर्कुलर रोप है, हमारे केस में सर्कुलर रोप है, सर्कुलर रोप इक्विलिब्रियम में है, कोन के ऊपर रेस्ट कर रहा है अगेंस्ट द, और ये आर रेडियस की सर्किल बना रहा है, जो है आर रेडियस की सर्किल बना रहा है। सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन इज थीटा, सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन इज थीटा, और ये है इसकी रेडियस। तो अगर हम इसको टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप से देखते हैं, तो हमें तो सर्कुलर दिखाई देगा ऐसा, सर्कुलर दिखाई देगा, ये सर्कुलर रोप है, यहाँ पे रेडियस इज आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब इसमें टेंशन फाइंड करना है, तो जो फोर्स फाइंड करना है वो फोर्स डायग्राम में आना चाहिए, तभी तो हम इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रोप के किसी पोर्शन को कट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, छोटा सा एलिमेंट, एलिमेंट वाइज ये है, इस एलिमेंट का मास है dm, इस एलिमेंट का मास है dm, एक स्मॉल एलिमेंट है, उस एलिमेंट का मास dm है, और ये एलिमेंट जो है ऐसे आर्क शेप का है, छोटा सा ये आर्क शेप का होगा, आर्क शेप का है तो ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा। सपोज करो कि एक थोड़ा क्लैरिटी के लिए एक दूसरा डायग्राम मैं बनाता हूँ, इसमें ये आर्क शेप का होगा। ये जो एनालिसिस है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये सर्कुलर मोशन में, वेव मोशन में, वेव में जो वेव चैप्टर होगा, वेव चैप्टर में भी हम पल्स वगैरह की स्पीड फाइंड करते हैं, वहां पे ये सारे, ये जो लॉजिक है वो यूज होगा। तो ये एक अप्रोच की तरह से इसको ट्रीट करना है कि कभी भी अगर हमें सर्कुलर रोप अगर मिलता है तो हम प्रॉब्लम को ऐसे एनालाइज करेंगे। ये एक सर्कुलर रोप है और इस सर्कुलर रोप की रेडियस है आर, आर रेडियस है, और इसमें से इसको क्या किया, ये एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, डी थीटा। अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा बहुत ही स्मॉल है, छोटा एंगल है। टेंशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, इस सेगमेंट को कट किया, इस सेगमेंट को कट करके मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, इस रोप का मास कितना होगा, इस रोप का मास, अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो टेंशन ऐसे है, ये टेंशन टी, यहाँ पे ये टेंशन टी है, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है ऐसे, ये डी थीटा, डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, टेंशन टी। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे
इसका मास कितना होगा, क्या इसकी लेंथ बता सकते हो? इसकी लेंथ अगर डी थीटा एंगल सबटेंड करा तो ये लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। So what is the mass of this rope? इसका जो मास होगा dm, dm is equal to रोप का मास, टोटल रोप का मास हमें नोन है, स्मॉल m है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी? मास पर यूनिट लेंथ होगी m by l इंटू लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा, m by l इंटू r इंटू डी थीटा। तो ये हो गई इस रोप की मास हो गई, और इस रोप के ऊपर ये टेंशन हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। तो डायग्राम अगर ड्रॉ किया है तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो इस रोप के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस इस एलिमेंट के ऊपर। तो इस एलिमेंट में एक टेंशन एक्ट कर रहा है, दूसरा ये रोप इस सरफेस के कांटेक्ट में है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो यहाँ से कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, यहाँ से कुछ नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं डी एन से डिनोट कर रहा हूँ। डी एन क्यों? क्योंकि उस रोप के चारों तरफ से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहे होंगे हर तरफ से, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे डी एन एक्ट कर रहा है, और जो है इस रोप के ऊपर ऐसे एम जी एक्ट कर रहा होगा, डी एम जी। टेंशन किस प्लेन में है? टेंशन जो है वो इस रोप के प्लेन में है, जो टेंशन का फोर्स है इस प्लेन में है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन, इस डायरेक्शन में है, और एम जी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एंगल होगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये आ जाएगा डी एन कॉस थीटा, डी एन कॉस थीटा एंड डी एन साइन थीटा। डी एन साइन थीटा क्या कर रहा होगा? एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, और डी एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? क्या हमें डी एन कॉस थीटा यहाँ से दिखाई देगा? रोप के प्लेन में होगा ये, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, कि अगर रोप के प्लेन में तो डीएन ऐसे है कोन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कोन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो डीएन के दो कंपोनेंट हुए, एक एमजी को बैलेंस कर रहा है, ये डीएन है, और ये डीएन का एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो है एमजी को बैलेंस कर रहा है, डीएन साइन थीटा, और डीएन कॉस थीटा जो है वो रोप के आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वो डीएन कॉस थीटा हमें रोप के प्लेन में दिखेगा, प्लेन में। तो ये डीएन कॉस थीटा, और इसको फिर रिजॉल्व किया, ये एंगल होगा डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू, ये भी हो जाएगा एंगल, हाफ एंगल है डी थीटा बाई टू। तो इसको अब रिजॉल्व करना पड़ेगा फोर्सेस को भी, डी थीटा बाई टू, यहाँ से डी थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा टी कॉस, और ये हो जाएगा टी साइन, तो टी कॉस टी थीटा बाई टू, और ये होगा टी साइन डी थीटा बाई टू। यहाँ से फिर से टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई टू, और ये होगा टी कॉस टी थीटा बाई टू। मतलब सोचो रोप जो है इसके अगेंस्ट है, तो इसमें एक स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग की वजह से टेंशन होगा, और वो स्ट्रेचिंग क्यों आ रही है? एक नॉर्मल का जो कंपोनेंट है कॉस थीटा की वजह से। तो अगर ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है, तो अब फाइनली हमने सारे फोर्सेस देख लिए, ये कांटेक्ट में है रोप के कोन के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन 1, mg 2 और टेंशन 3, ये 3 फोर्सेस हैं। फिर इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखते हैं। जो टेंशन है वो रोप के प्लेन में है, नॉर्मल जो है कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, और mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसके बाद फोर्सेस के बाद हमें उनको रिजॉल्व करना है और उनसे इक्वेशन लिखना है। तो मैंने टेंशन को रिजॉल्व कर दिया, टेंशन को रिजॉल्व कर दिया, तो बिना किसी टेंशन के ये दो कंपोनेंट आ गए, टी साइन डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई टू। सो इक्विलिब्रियम से हम क्या लिखेंगे इसके? इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2t sin d theta by 2 is equal to dn cos theta, dn cos theta, तो ये हो गया dn cos theta। और सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ये वैरी कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, तो dn sin theta is equal to dmg, dn sin theta, यहाँ से होगा इसका मास dmg इक्वल टू dn sin theta। ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। यहाँ से हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब t की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एंगल्स हमारे स्मॉल है, एंगल अगर स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। हमेशा ये अप्रोक्सीमेशन बार बार यूज होता है फिजिक्स में। स्मॉल थीटा के लिए क्या होता है? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा।
ये अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह यूज होता है, वेव ऑप्टिक्स में यूज होता है, वेव चैप्टर में यूज होता है। तो कहीं पे भी अगर स्मॉल एंगल होंगे तो उनको हम थीटा या tan थीटा से इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये अप्रोक्सीमेशन अगर अप्लाई कर दिया तो sin d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू sin d थीटा बाई 2। तो ये 2t इंटू d थीटा बाई 2 इक्वल टू dn cos थीटा, ये हुआ, ये कैंसिल हुआ। एंड dm इज इक्वल टू, dm की वैल्यू क्या है, dm इज इक्वल टू लैम्डा m बाई एल आर इंटू डी थीटा। तो dm को भी लिख लूंगा m बाई एल आर डी थीटा इज इंटू जी इज इक्वल टू dn cos थीटा, dn sin थीटा, ये dn sin थीटा, dn sin थीटा। तो ये हमारे इक्वेशन हो गए 3, ये हो गया इक्वेशन 4। 4 को डिवाइड कर दो 3 से, आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हुआ डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, टी बाई एल एम जी आर बाई टी एल इज इक्वल टू tan थीटा। सो टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एम जी आर डिवाइडेड बाई एल। अच्छा, एल तो यहाँ पे गिवन नहीं है, एल गिवन नहीं है, tan थीटा इंटू एल। एल क्या था, लेंथ ऑफ रोप है, लेंथ ऑफ रोप यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि ये रेडियस गिवन है, लोब की रेडियस, तो रोप की रेडियस हो जाएगी 2 पाई आर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एल की जगह पे, फाइनल आंसर हो जाएगा टी इज इक्वल टू एम जी आर डिवाइडेड बाई tan थीटा इंटू 2 पाई आर, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी बाई 2 पाई कॉट थीटा। टी इज इक्वल टू एम जी cot theta divided by 2 pi। तुम्हारा फ्लो क्या था, पैटर्न ऑफ फ्लो क्या था, पहले नंबर ऑफ फोर्सेस आइडेंटिफाई करना, उनको डिनोट करना, उनको रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करने के बाद इक्वेट करना, इक्वेट करने के बाद बाकी सारा कैलकुलेशन। क्लियर, कोई डाउट? यस 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 सर, स्मॉल आर नॉट कैपिटल आर, स्मॉल आर नॉट कैपिटल आर, यस कैपिटल आर तो रेडियस है इसकी। तो अच्छा ठीक है, तो रेडियस, रिंग की रेडियस भी आर है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी रेडियस भी आर लिया हुआ है, ये रेडियस यहाँ पे, ये आर डिनोट कर दिया था, ये ठीक है। ये रोप की रेडियस आर लिया था, स्मॉल आर लेंगे तो वो भी स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक बोल रहा है, ये स्मॉल आर है भाई, ये रोप का रेडियस मैंने स्मॉल आर यहाँ पे डिनोट किया हुआ था, बट तो यहाँ पे स्मॉल आर इंटू थीटा होगा, और यहाँ पे 2 पाई आर होगा, 2 पाई स्मॉल आर आएगा। तो चाहे तो इसको, ये वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि रोप के रेडियस को आ रहा है, रोप की रेडियस कैपिटल आ रहा है, रोप की रेडियस कैपिटल आ रहा है, बेस की रेडियस को चलन दे सकते हैं, ठीक है। आर कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियस जो भी लेंगे, तो एम जी कॉट थीटा बाई 2 पाई। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हैवी, ये सेम रोप, रोप के लिए करते हैं। रोप मान लो एक्सलेटेड है, यहाँ पे रोप एक्सलेटेड है, a heavy rope placed on a uniform surface, ये यूनिफॉर्म सरफेस है, यूनिफॉर्म रोप, यूनिफॉर्म रोप, यूनिफॉर्म रोप of mass m, length l is placed on a smooth surface, mu 0। यहाँ से फोर्स अप्लाइड है F, find the tension as a function of x, find tension as a function of x। x is measured from the right end, तो टेंशन यहाँ पे फाइंड करना है। टेंशन फाइंड करने के लिए इसका
टेंशन फाइंड करना है हमें इसमें एज एक्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा, किसी भी पार्ट का ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक कनेक्टेड मोशन है। हैवी रोप को भी क्या सोच सकते हो कि रोप के कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है। जैसे हमने ये 2-3 ब्लॉक के लिए लिया, 2 ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे थे, यहाँ पे भी मान सकते रोप के छोटे 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 एलिमेंट्स हैं और ये पुल किए जा रहे हैं इस फोर्स से, ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो इनको। तो ये भी एक कनेक्टेड मोशन है, इसको हम 2 पार्ट में कंसीडर करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में आना चाहिए। तो यहाँ से कट कर दिया। अब व्हाट इज, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो हम इस सिस्टम का नेट फोर्स नोन है तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? A is equal to net force divided by total mass, ये है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पता है तो यहाँ से कट कर दिया, ये रोप लिया, रोप पे टेंशन टी एक्ट कर रहा है, ये टेंशन टी, और ये एक्सेलेटेड है राइटवर्ड ए। इतने पोर्शन का मास कितना होगा, ये राइट, इतने पोर्शन का टोटल पोर्शन का मास है L, तो ये हो जाएगा जो मास होगा, इसका मास अगर हम मानते हैं m1 इज इक्वल टू, कैसे मास फाइंड करेंगे हैवी रोप में, मास पर यूनिट लेंथ विच इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, L - x, ये हो जाएगा मास। अब टेंशन के लिए वैल्यू लिख लेंगे T, व्हाट इज T, T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इट इज इक्वल टू mL - x by L into A, और A की वैल्यू है F/m, A की वैल्यू हो जाएगी F/m, ये L को ब्रैकेट में कर सकते हो, ये F/m, m कैंसिल आउट, L ब्रैकेट में, तो फाइनली हो जाएगा F is equal to 1 - x by L is the tension. So tension is variable, किस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, किस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, ये जो है जैसे जैसे हम x इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। फ्री एंड पे क्या टेंशन है, x इज इक्वल टू L देखेंगे, फ्री एंड पे टेंशन 0 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का टेंशन उस पॉइंट के बियॉन्ड, मतलब उसके पीछे जो मास है उसको एक्सेलेरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में आते जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन है ये, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज होगा। तो हैवी रोप में टेंशन डिक्रीजेस इन विच डायरेक्शन, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट में चलते जाएंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? बेसिकली हमारे हैवी रोप में क्या करना है, डिफरेंट सेगमेंट्स के मास को कंसीडर करना है, डिफरेंट सेगमेंट के मास को कंसीडर करना है। तो इस पॉइंट को यूज करके बहुत बेसिक सा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, टेंशन की वैल्यू बतानी है, उसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा दे दोगे शायद। हैवी रोप connected with block placed on smooth horizontal surface, it is equal to 2m, it is m, rope का mass m, length L, and this is m. It is pulled with a force of F. What is the tension at A, tension at B, and tension at C if surface is smooth? तो तुम कोई भी बता दो, कोई भी A पे बता दो, टेंशन एट A, टेंशन एट B, जैसे कनेक्टेड मोशन हम कर रहे हैं सेम वैसे ही है, A पे टेंशन, B पे टेंशन एंड C पे टेंशन, बिना किसी टेंशन के।
total first find the common acceleration. TA is equal to F by 2, T is equal to F by 2, T is equal to F by 2, ठीक है. F by 2. हाँ ठीक है. 3F by 8, TB is equal to 3F by 8. 3F by 8 और 4. 3F by 4 ना. 3F by 4. ठीक. Common acceleration. What is common acceleration? Total net force divided by total mass. Common acceleration A is equal to F divided by 2m plus m plus m, 4m. हाँ ठीक है ठीक है. F by 4m. Total acceleration is F by 4m. So what is tension? तो किसी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ से TA ये कंप्लीट सिस्टम ले लिया. So TA is equal to mass into acceleration. TA is equal to mass which is being pulled by TA. ये इस पॉइंट पे टोटल मास को पुल कर रहा है ना, जितना भी इसमें है टोटल. सो TA इज इक्वल टू फोर्स तो TA ही है. मास 2m है, रोप इंक्लूड होगा प्लस m, 2m इंटू F by 4m. तो यहां से आ जाएगा F by 2. TB इस मास को पुल कर रहा है. ये कितना है? ये m by 2 प्लस m. हाँ ठीक है. 3m by 2. यस. तो F by 8 3F by 8 आ जाएगा. 3F by 8. हाँ ठीक है. TC इक्वल टू F. नहीं, F तो यहीं पे है. कृतदेव. हाँ कृतदेव का आंसर सही है. बी पॉइंट पे टेंशन देखेंगे. TB इज इक्वल टू मास जितना मास पुल हो रहा है, ये टोटल मास पुल हो रहा है A एक्सेलरेशन से. A व्हाट इज द मास ऑफ रोप जो इंक्लूड होगा? m by 2. ये क्या होगा? m प्लस m by 2, 3m by 2. तो मास हुआ 3m by 2 and acceleration is F by 4m. So it is 3F by 8. Yes. Tension at C, only block. Tension at C, only block. Force, mass into acceleration F by 4m. तो ये mm कैंसिल आउट हो जाएगा. F by 4. Yes. ठीक है. तो हैवी रोप में हमें उसका मास इंक्लूड करना है. टेंशन बिल्कुल बता सकते हो. F by 2, 3F by 8, F by 4. राइट आंसर. अब हम नॉन यूनिफॉर्म रोप की तरफ जाएंगे. नॉन यूनिफॉर्म रोप. नॉन यूनिफॉर्म रोप का मतलब रोप का मास वेरिएबल है. हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट मास के हैं. तो जैसे मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म रोप है एंड इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली. ये जो है वर्टिकली सस्पेंडेड है. मास m है, लेंथ l है. ठीक है. और ये तो यूनिफॉर्म हो गया. ये नॉन यूनिफॉर्म रोप है और यहाँ से मान लो x का मेजरमेंट इस लोअर एंड से है, और मास पर यूनिट लेंथ लीनियर मास डेंसिटी, या तो ये टर्म यूज करते हैं या उसी को क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा. लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ. तो लैम्डा का जो वेरिएशन है वो है लैम्डा नॉट इंटू एक्स. वेरी कर रहा है. वेरी करने का मतलब ये हर सेगमेंट के मास जो है डिफरेंट. ये लैम्डा कैसे इंक्रीज हो रहा है? जो एक्स की डायरेक्शन दी हुई है, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज हो रहा है. अच्छा, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा भी इंक्रीज हो रहा है. मतलब
अगर एक यहाँ से सेगमेंट लेंगे, एक यहाँ से सेगमेंट लेंगे, तो ये वाला हैवी होगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ऊपर जैसे जैसे हाई एक्स जाएंगे वैसे ये हैवी होगा। ये लैम्डा के बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर हो सकता है, लैम्डा नॉट 1 माइनस एक्स बाई एल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट हम एक बेसिक नॉन यूनिफॉर्म का केस लेंगे, एक नॉन यूनिफॉर्म का केस लेंगे। वेरिएशन कुछ भी हो, करना सेम है, बस लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, लीनियरली वैरी कर रहा है, ये लीनियरली वैरी कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल मास, फाइंड टोटल मास, टोटल मास, और दूसरा फाइंड करना है फाइंड टेंशन, टेंशन एज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स पे टेंशन क्या है, यहाँ पे टेंशन क्या है, टेंशन का ग्राफ व्राफ भी बनाने के लिए आ सकता है, ड्रॉ टेंशन वर्सेस एक्स ग्राफ, ये भी कर लेंगे हम। तो टीएक्स ग्राफ भी ड्रॉ कर देना। तो अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में जो वेरिएबल है, तो हम उसमें मास टोटल mg, टोटल मास ही नहीं पता ना मुझे, मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। एलिमेंट कैसे लेंगे, यहाँ x पे एक dx एलिमेंट लेंगे, इसकी लेंथ dx है। अब ये नहीं कि लैम्डा इंटू एल कर देंगे टोटल मास आ जाएगा, अरे लैम्डा इंटू एल अगर तुम कर रहे हो, लैम्डा नॉट एक्स इंटू एल कर दिया, मतलब क्या, ये वैल्यू तो पर्टिकुलर एक्स पे है, बट तुम पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि तुमने हर पॉइंट पे सेम लैम्डा एज्यूम कर लिया, जो कि इनकरेक्ट है। जिसके भी दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा वो ध्यान से समझ ले, क्योंकि ऐसा वेरिएशन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेगा और वहां पे चार्ज ऐसे वेरी करना होगा। तो टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए नहीं सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हो जाएगा मास, नहीं नहीं नहीं, उससे क्या है कि हमें एलिमेंट वाइज करेंगे। ये अप्रोच गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तुमने ऐसा कर लिया कि पूरे लेंथ पे सेम ही लैम्डा है, पूरे लेंथ पे सेम लैम्डा है, तो इसलिए नहीं करना है। तो क्या करेंगे, एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट का मास कितना है, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा डीएक्स, और डीएम है, डीएम को हमने लिख लिया लैम्डा डीएक्स, मास पर लेंथ इनटू लेंथ। व्हाट इज टोटल मास, टोटल मास हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंटीग्रेट हो रहा है धीरे धीरे पार्टिसिपेंट डिफरेंशिएट हो रहे हैं। आज का हो गया काम। नेट मास, नेट मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा लैम्डा डीएक्स, लैम्डा नॉट एक्स इंटू डीएक्स, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिया, एक्स इज वैरिंग फ्रॉम 0 to L, 0 to L, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट L स्क्वायर बाई 2, ये होगा टोटल मास, ये होगा टोटल मास। व्हाट इज टेंशन, टेंशन फाइंड करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कितने पोर्शन का, सिर्फ इतने का, उतने का अगर टेंशन का डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो ये मेरा एक्स पोर्शन ऑफ लेंथ आएगा, एक्स पोर्शन ऑफ लेंथ, यहाँ से ये टेंशन टी, और ये है M1G, M1G। तो टेंशन इज इक्वल टू M1G, बट ये मास तो तुम्हें पता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, M1 इज इक्वल टू टोटल मास लिखना होगा। एक एलिमेंट का मास है लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स, टोटल कितना एलिमेंट इसमें है, एक्स लेंथ का मैंने रोक लिया, तो ये एक्स, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा M1। सो व्हाट इज टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू, ये तो इक्विलिब्रियम में है, सो T इज इक्वल टू M1 इंटू जी, M1 की वैल्यू पुट कर दोगे लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2g। कैसा ग्राफ होगा, टेंशन, टेंशन तो इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। कैसा वेरिएशन है, लीनियर, सर्कुलर, पैराबोलिक, एक्स का स्क्वायर है, पैराबोलिक टाइप का होगा।
तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, टेंशन वर्सेस एक्स, टी वर्सेस एक्स, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, एक्स 0 है तो ये ऐसे। अब ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि नॉन यूनिफॉर्म रूप, ये कॉन्सेप्ट चार्ज के केस में भी एप्लीकेबल है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे एलिमेंट लेना है, कैसे क्या फाइंड करना है, ये एक फंडामेंटल अप्रोच है। हर क्वेश्चन क्या है, एक एक अप्रोच है। तो इसमें ग्राफ है, टेंशन है, मास है, ये 3 पैरामीटर्स हमने फाइंड किए। इसमें किसी को कोई डाउट? जिनको डाउट था वो चले गए। नो सर, दिशा, ओके, ठीक है। आज इनको डाउट था वो चले गए, ये बस बहुत हुआ, आज के लिए बहुत हो गया, ओवरडोज। देखो अब यार, अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब टारगेट है, तुम देख रहे हो एग्जाम्स में लोग अब फुल स्कोर, फुल स्कोर कर रहे हैं। कल कौन सा आया एक नीट के रिजल्ट में 720 में 720 लेके आ जा रहा है। तो जेई में पहले हुआ ही था 360 में 360, तो परफेक्शन अचीव कर रहे हैं, तो वो तुम्हें उतना एफर्ट देना पड़ेगा, और तुम एफर्ट दोगे तो अपने आप वो स्कोर पहुंच सकते हो। एक मेडिकल स्टूडेंट की काउंसलिंग, मेडिकल स्टूडेंट ने जेई और नीट दोनों दिया था, उसको जाना तो मेडिकल में है वैसे, बट उसने जेई में कुछ 10,000 या 9,000 रैंक वैंक लाया था, 7,000 के आसपास। उसको मैकेनिकल बीटेक मिल रहा है आईआईटी खड़गपुर में। अब इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जो करना चाहता है उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसको नहीं करना है उसको मिल रहा है। तो वही है कि अगर तुम एक बार एक्सेल करोगे तो तुम हमेशा हर जगह सारी, चाहे वो नाइजर हो, आइजर हो, जेई हो, बिट्स पिलानी हो, जो हो, हर जगह तुम्हारा ही स्कोर रहेगा, या जो भी रहेगा उसका स्कोर रहेगा, बट वो लेवल पे एक बार पहुंचना है, तो थोड़ा सा फाइट मारना है। अगर ज्यादा हो रहा है तो कुछ हम और, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम। चलो जो जा इसका आंसर फटाफट दोगे तुम, है पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम, हैवी रोप में हमने 2-3 केसेस देखे, यूनिफॉर्म रोप, नॉन यूनिफॉर्म रोप। पुली ब्लॉक सिस्टम में सबसे पहला हमारा बेसिक था एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, एटवुड मशीन। अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ ये जो है मासेस जो है वो मासेस, वो m1 इज मोर देन m2, m1 मोर देन m2 हम ले लेते हैं, m1 इज मोर देन m2, m1 इज मोर देन m2। ये सिस्टम जो है डाउनवर्ड आएगा तो इसका एक्सलेशन होगा। दोनों सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस है, तो मासलेस होने से क्या होगा कि एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम होगा कि अगर हम कोई भी पार्ट कंसीडर करते हैं, जैसे कि हैवी रोप में अगर मास होता था, मास होने से टेंशन वैरी कर रहा है, बट अगर यही मासलेस होगा तो चाहे वो इक्विलिब्रियम में हो या एक्सीलरेटेड हो, हम ऐसे देख लेंगे कि यहाँ से मान लो ये T1 है, यहाँ से ये टेंशन T2 है, और इसका कुछ एक्सीलरेशन A डाउनवर्ड है। इक्वेशन लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है, मासलेस होने से एवरी पॉइंट पे सेम टेंशन है, सेम स्ट्रिंग मासलेस, सो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन।
सेम टेंशन। अब इसका कुछ एक्सेलेरेशन है ऐसे डाउनवर्ड, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है तो हमें टेंशन फाइंड करना है। एक्सेलेरेशन कोई बता सकता है? इक्वेशन हम लिखेंगे ऐसे, ये है यहाँ से m1g, ये है t, मासलेस है तो ये भी t होगा, और ये क्या है, ये है m2g। ए से डाउनवर्ड एक्सेलेरेट हो रहा है तो ये ए से अपवर्ड एक्सेलेरेट हो रहा है, तो इक्वेशन होगा यहाँ पे t माइनस m1g, ये t और ये है m1g। तो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन a, और सेकंड के लिए यहाँ से t। इक्वेशन लिखेंगे इसमें, बेसिक इक्वेशन, जो भी नेट फोर्स तो ये डाउनवर्ड mg माइनस टी, ठीक है। m1g माइनस टी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, सो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a। ऐड करेंगे, t कैंसिल आउट होगा, a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 minus m2g divided by m1 plus m2। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इधर नेट पुलिंग फोर्स, दिस साइड से नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, कि अगर स्ट्रिंग के एक साइड से m1g फोर्स ऐड करा, दूसरे साइड से m2g फोर्स ऐड करा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m1g माइनस m2g, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, नेट पुलिंग फोर्स। और इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, तो टेंशन की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक है। तो इस केस के लिए तो हम बता सकते हैं, इसे बता देंगे 2 m1g बाई m1 प्लस m2g। तो इस केस में क्या होगा आंसर, इसमें अगर हम आंसर, ये तो बेसिक केस है, उसमें अगर ये सिस्टम ऐसे प्लेस्ड है, थ्री एंड सेवन, what is the acceleration and tension, friction is absent, 3 and 7, so find acceleration and tension। find acceleration of block and tension in string, find करना है। 30/7, a is equal to 3, a is equal to 3, इस साइड से, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ से एक्ट करा 30, इक्वेशन तो लिख सकते हैं, बट अभी क्या है, यहाँ से कोई फोर्स है नहीं है, अभी तो mg ऐसे है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, तो इस सिस्टम a is equal to t is equal to t1, हाँ a is equal to 3, कि व्हाट इज नेट पुलिंग फोर्स, ब्लॉक के वन साइड से 30 और इधर से 0, so net pulling force A is equal to net pulling force 30 minus 0 divided by total mass which is being pulled, 3 plus 7 10, so A is equal to 3 meter per second square। टेंशन के लिए 21 आ जाएगा, टेंशन के लिए हम किसी को भी देख सकते हैं, यहाँ पे टेंशन T देख सकते हैं, ये 3 से जा रहा है, so T is equal to 7 into 3, 7 to 3, 21 मीटर। तो दो ब्लॉक और स्ट्रिंग कनेक्टेड होंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास,
इससे जो है एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और किसी भी इक्वेशन में पुट करके टेंशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक एटवुड मशीन का जो केस है वही वाला केस है। तो अब फर्दर अगर हम इसके एप्लीकेशन को थोड़ा सा और करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, कि ये ब्लॉक है और ये 10 kg और 20 kg ब्लॉक है और यहाँ से ये 10 kg है और ये 20 kg है। 20 kg है। स्ट्रिंग एंड पुली इज मासलेस, स्ट्रिंग पुली मासलेस, और यहाँ से फोर्स अप्लाइड है 10T, वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू 10 इंटू टी पुल किया जा रहा है। अभी इस मोमेंट पे स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड, या ऐसा कर देते हैं, फाइंड द टाइम, पहला फाइंड, फर्स्ट बिट है टाइम व्हेन 10 kg block will leave contact, will leave contact. Second, 20 kg block, time when 10 kg, 20 kg will leave contact, leave contact, दोनों एक साथ तो नहीं लीव करेंगे। तो उस पे बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 10 kg, velocity of 10 kg when 20 kg leaves the contact. Find the time when 10 kg block will leave the contact, when 20 kg will leave. एक साथ लीव करेंगे या नहीं, पॉइंट तो ये है। क्यों एक साथ लीव नहीं करेंगे भाई, इसको अगर लीव करना है, कांटेक्ट लीव करना है, तो इस पे कितना मिनिमम फोर्स एक्ट करना चाहिए। किसी भी मोमेंट पे अगर हम देखेंगे, किसी मोमेंट पे देखेंगे तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, बाकी सारे सिस्टम मासलेस है। तो यहां से अगर फ्री बॉडी डायग्राम से सोचोगे, टी टी 2T इज इक्वल टू 10T पुली के फ्री बॉडी डायग्राम से, सो T इज इक्वल टू 5T, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन है और यहाँ से 100 है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मान लो डिफरेंट है तो N1 N2 डिनोट कर लेते हैं, यहाँ से N2 है और यहाँ पे 200 है। क्या टाइम होगा, जिस मोमेंट पे कांटेक्ट लीव करेंगे N1 0 हो जाएगा, हम इक्वेशन लिखेंगे व्हाट फॉर 10 kg, पहले कांटेक्ट कौन लीव करेगा, पहले ये 10T का मतलब क्या है कि फोर्स बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल फोर्स है, टाइम इंक्रीज होगा फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, जिस मोमेंट पे ये mg को बैलेंस कर लेगा नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो फॉर 10 kg, 10 kg के बारे में हम सोचेंगे तो ये होगा N1 प्लस T इज इक्वल टू 100 एंड T इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास है 2T इज इक्वल टू 10T, सो T इज इक्वल टू 5T, T इज इक्वल टू 5T, यहाँ पुट कर दिया भाई। अब कांटेक्ट लीव करने का मतलब है 20 सेकंड पे कांटेक्ट लीव करेगा, 5T इज इक्वल टू 100, ये कांटेक्ट लीव कर दिया, T इज इक्वल 20 सेकंड्स,
फिर कांटेक्ट लीव करने के बाद फोर्स बढ़ता जाएगा, टेंशन इंक्रीज होती रहेगी। टेंशन इंक्रीज होगी तो अब 10 kg मूव करना स्टार्ट कर देगा, बट 20 kg क्या होगा, 20 kg पे तो अभी भी वो रहेगा, फ्लोर पे ही रहेगा और ये मूव करता रहेगा, पुली जो है ऊपर जाती रहेगी, पुली ऊपर मूव करती रहेगी। बट जिस मोमेंट पे यहाँ पे टेंशन वापस एक्सीड कर जाएगा 200 को, वहां ये कांटेक्ट छोड़ देगा। तो क्या कर लेंगे, फॉर 20 kg ऐसा कब होगा, फॉर 20 kg, 20 kg के लिए N2 plus T, 40 seconds, 20 kg 40 seconds, yes, N2 plus T is equal to 200, N जीरो करेंगे तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 40 seconds। तो अब 0 से लेके 40 सेकंड तक 20 kg कहीं नहीं जा रहा है, वो वही है, और ये 10 kg जो है वो लिफ्ट करता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तो कांटेक्ट छूट गया, बट अभी भी स्टिल फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। तो ये वेलोसिटी गेन करेगा किस ड्यूरेशन में, वेलोसिटी गेन करेगा इस 20 से 40 सेकंड के बीच में। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ वगैरह में नहीं सोचनी है, ऐसा नहीं सोचना है सर ये जाके कोलाइड कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, बट लेंथ अगर हम नहीं सोचते हैं, सफिशिएंट लेंथ अगर हम assume करते हैं, तो फिर हम देखेंगे 20 से 40 तक वो मूव करेगा, क्योंकि 0 से 20 तक तो वो रेस्ट में रहा है। तो ब्लॉक को देखा, इसके ऊपर टेंशन देखा, टेंशन 5T हुआ, डाउनवर्ड 100 हुआ। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इसका अपवर्ड हुआ, A इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में 5T माइनस 100 डिवाइडेड बाय मास, मास इज 10। तो ये हुआ एक्सेलेरेशन। क्या ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, नहीं, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। मुझे फाइंड करना v इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो क्या v इज इक्वल टू u प्लस at हम अप्लाई कर सकते हैं। सर 10 kg डिटैच, देन इक्वेशन 2t minus 10 will not be valid after 10 kg detaches, then 2t minus 10, 2t is equal to 10t will not be valid, why, क्यों, क्या रीजन है, क्यों नहीं वैलिड होगा। ये सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, क्यों वैलिड, एक्सेलेरेटेड होगा, बट ये तो हमारी आइडियल मासलेस पुली है, ठीक है, स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा तभी भी वैलिड होगा, टी और यहाँ से 10T। सर बिकॉज देयर इज नो टेंशन ऑन द अदर साइड, नहीं 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 नहीं, नो टेंशन इन अदर साइड मीन्स यहाँ पे नहीं, सिंगल स्ट्रिंग है वो तो स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि वो, सर बिकॉज देयर इज नो टेंशन ऑन द अदर साइड, 10 kg मास इज ऑलरेडी डिटैच्ड। 10 kg मास डिटैच होने के बाद क्या स्ट्रिंग गायब हो जाएगी, वो तो ये स्ट्रिंग तो रहेगी ना, इंटैक्ट रहेगी। अब वो पुली कुछ मूव करता रहेगा ऊपर, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं इसको, कि ये मान लो इनिशियल सेटअप ये था, ये ऐसे था, ये हमने फोर्स अप्लाई किया, अब ये जो है डिस्प्लेस होना कुछ स्टार्ट होगा, ये डिटैच हो गया, तो ये स्ट्रिंग यहाँ से आ गई और ये स्ट्रिंग यहाँ से आ गई और ये ब्लॉक यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। पुली हमारी आइडियल पुली है, मासलेस है, फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो ये टी तो होगा ही होगा। इक्वेशन क्या लिखेंगे, F minus 2T is equal to mass of the pulley 0 into acceleration A. So F is equal to 2T is always valid if pulley is massless. Clear? Kritidev? T is equal to T valid है, क्यों valid है, क्योंकि पुली एक्सलेट होना स्टार्ट हो गई, अभी तक तो उस पॉइंट तक फिक्स था, इसके बाद वो पुली मूव करना स्टार्ट कर रही है, मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो स्टिल क्या है, ये ब्लॉक जो है ये मूव कर रहा है, ये अभी रेस्ट में ही है, तो सिंगल स्ट्रिंग है तो सिंगल टेंशन होगी, टेंशन सेम है, पुली के लिए हमने देखा, बट
pulley is ideal, massless, so F is equal to 2T is always valid every instant. तो टेंशन जो है वो 5T है, तो टेंशन 5T से हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ये कॉन्टैक्ट लीव कर गया, बट ये वहीं पे है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन हमें पता चल गया। क्या v is equal to u plus at अप्लाई कर सकते हैं? v is equal to u plus at, v is equal to u plus at नहीं अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि ये तो यहाँ तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए होता है, यहाँ तो एक्सेलेरेशन क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन नहीं है, इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रहे। तो v चेंज हो रहा है, v वेरिएबल है, तो क्या कर देंगे, इसको कर देंगे dv by dt, dv by dt a is equal to dv by dt, जो हमेशा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो 5t minus 100 by 10, so dv is equal to 5t minus 10 100 by 10 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, फॉर 0 to v ये हो जाएगा, फॉर 20 पे तो कॉन्टैक्ट लीव किया इसने, और ये 40 तक ये मूव कर रहा है, तो ये होगा हमारा आंसर कुछ कितना आएगा, 1/100 5 into t square by 2, t square by 2 लिमिट पुट करेंगे 20 से 40, और ये माइनस 100 into t को लिमिट पुट करेंगे तो 100 into 40 minus 20, 40 minus 20 इधर हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, 100 आ रहा है, तो ये 1/100 5/2 ये होगा 1600 माइनस 400, और ये माइनस 2000, तो ये हो गया 1200 by 600, 6 into 5 3000, 3000 minus 1000 10 आएगा शायद, नहीं 1/100 5/2 into 1200, तो ये हो जाएगा 600, 600 से ये हो जाएगा 3000 minus 2000, तो ये हो जाएगा 1000, 1000 by 100, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओहो 5t minus 100t by 10, अच्छा 5t, ओहो यहाँ पे 10 है, हाँ 10 है तो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा डिवाइडेड बाय मास करना था, वो 10 था, यहाँ 100 ले लिया, बाय 10 तो ये हो जाएगा 10, फाइनल आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। मास से डिवाइड किया था, मास 10 है, तो ये मास 10 है, तो 1000 by 10, तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कांटेक्ट लीव कर जाएगा, कांटेक्ट लीव कर जाएगा तो फिर दोनों के एक्सेलेरेशन होंगे डिफरेंट, इसका एक्सेलेरेशन कुछ और होगा, इसका एक्सेलेरेशन कुछ और होगा, उसके हिसाब से पुली का एक्सेलेरेशन होगा, उसको हमें कंस्ट्रेंट से बताना होगा। कंस्ट्रेंट जब करेंगे तो उसको कर लेंगे। कंस्ट्रेंट इक्वेशन अगर दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन हमें पता है तो पुली का एक्सेलेरेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, इस मोमेंट पे जस्ट इस मोमेंट पे क्या ये बता सकता है कोई, जिसको भी अगर कंस्टेंट इक्वेशन याद हो, इस मोमेंट पे जस्ट बिफोर लीविंग द ब्लॉक 40 kg व्हाट इज द स्पीड ऑफ पुली, जस्ट बिफोर लीविंग द ब्लॉक 20 kg, कोई भी रिकॉल करके आंसर दे सकता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ पुली, क्योंकि पुली तो मूव कर रहा है ना किसी स्पीड से, कोई बता सकता है? अपने कंस्ट्रेंट वाले कहोगे सर वही कंस्ट्रेंट है तो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, ठीक है, इससे यहां से देखना है जो डायग्राम ड्रॉ किया, पुली डिस्प्लेस होता है x, ध्यान से देखो
पुली डिस्प्लेस हुई x, पुली के डिस्प्लेसमेंट के लिए कितनी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है? 2x, x इस साइड भी रिक्वायर्ड है, x इस साइड भी रिक्वायर्ड है। क्या 20 kg मूव कर रहा है? नहीं, 20 kg मूव नहीं कर रहा है। पुली का डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? इस ब्लॉक को 2x मूव करना चाहिए। ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, पुली ने x मूवमेंट किया, तो दोनों साइड स्ट्रिंग रिक्वायर्ड हुई, x यहाँ से भी, x यहाँ से भी। तो वो स्ट्रिंग कहाँ से आएगी? वो इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट से आएगी। ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा? ब्लॉक 2x डिस्प्लेस होगा अगर ये x डिस्प्लेस हो रहा है। तो सेम, अगर ब्लॉक की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ पुली? डिवाइडेड बाई 2। ये सब चीजें हम कंस्ट्रेंट में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी ये डिस्प्लेसमेंट से इनको रिलेट कर पाते हो कि अगर पुली x जा रहा है तो बोथ साइड स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, x x रिक्वायर्ड है। वो स्ट्रिंग आएगी कहाँ से? वो तो इस 10 kg के मूवमेंट से आएगी। तो अगर वो पुली के लिए x ऊपर गया तो ये 2x ऊपर गया, मतलब इसका हाफ, इसके डिस्प्लेसमेंट के हाफ है पुली का डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वेलोसिटी का हाफ होगा पुली की वेलोसिटी। तो इसमें पुली की वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ पुली just before leaving the block, the 20 kg block is equal to 100 divided by 2 is 50 meter per second. Clear? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें ऐसा लेते हैं, हंड्रेड के जी 100 kg 100 kg ब्लॉक है। 100 चलो ज्यादा हो रहा है तो 10 करते हैं। और यहाँ पे एक मंकी है, 5 kg का मंकी, बहुत ही लाइट है, 5 kg का मंकी है। तो इसमें बताना है कि इन व्हाट डायरेक्शन and with what acceleration monkey should move so that this 10 kg leaves the contact surface. Find the acceleration of monkey. So that 10 kg leaves the contact from floor. अच्छा 5 kg है तो अभी तो कांटेक्ट नहीं लीव करेगा, 5 kg है, इसको लिफ्ट करने के लिए मिनिमम 10 kg तो चाहिए। तो ऐसे वो बस होल्ड करके तो इसको मूव नहीं करा सकता, बट अगर वो मूव करना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इसमें इस 10 kg के लीव करने के चांसेस हैं। तो मूव करना स्टार्ट करेगा तो मंकी
मूव करना स्टार्ट करे तो अगर हम मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम कभी भी ये मोशन ऑफ मंकी होगा या मोशन ऑफ मैन होगा, कोई पर्सन जो कि स्ट्रिंग को होल्ड करके जा रहा है, तो होल्ड करके जा रहा है तो उसके और स्ट्रिंग के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो क्या कर रहा है, उसके वजह से वो मूव कर पा रहा है। तो हमने क्या किया कि इसको हमने फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे कंसीडर कर लेंगे, इसका जो है कंसीडर कर लेंगे ये 10/3 10/3 देखते हैं। टेंशन तो यहां से ये टेंशन टी और यहां से एम जी 50 5 kg का तो 50 न्यूटन है। अब ये अगर पुल करेगा, फोर्स जितना अप्लाई करेगा उतना ही टेंशन होगा। अगर हम मान लो स्ट्रिंग के बारे में सोचते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग जिसको उसने होल्ड किया हुआ है, ये पार्ट और ये पार्ट जो इसके बीच में है, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी और यहां से जो है फोर्स, मंकी क्या करेगा, उसको डाउनवर्ड अपने हैंड को पुश करेगा, तो जब डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा तो रोप के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, तो मंकी के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, मंकी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो जब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग और इसको कंबाइन कर देते हैं, तो ये डायग्राम कैसा हो जाता है, मंकी के साथ रोप एज्यूम कर लिया तो ये हो जाएगा टी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। T is equal to F, T is equal to F, why T is equal to F? Because the string is massless, string is massless। तो अब जस्ट इसको लिफ्ट करना है, तो लिफ्ट करने के लिए कितना टेंशन होना चाहिए, टेंशन जरूर 100 का होना चाहिए, 100 वॉट न्यूटन। टेंशन 100 न्यूटन का हुआ तो यहाँ से 100 न्यूटन आना चाहिए। तो जब 100 न्यूटन एक्ट करेगा मतलब ये मंकी किधर एक्सलेट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। So acceleration of the monkey is in upward direction. What is the value of acceleration? 100 minus 50 is equal to 5 into A is equal to 10, A is equal to 10 meter per second square। ठीक है, तो ऐसा है मंकी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मंकी या मोशन ऑफ मैन होगा तो वो क्या होगा, उसको ग्रिप से एक फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसे हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मंकी को और बढ़ा देते हैं, मंकी को बढ़ा दिया और 5 kg के मंकी है, टेन बाई थ्री कैसे, कहाँ 10/3 तो गलत है, 10/3 कहाँ, वो तो आंसर दिया ना उसने, गलत है वो, कृतिदेव ने आंसर दिया, गलत है वो 10/3। अरे यार क्या है? ये इसकी वजह से हो गया, कृतिदेव की वजह से लिख रहा हूँ कुछ और, ये 50/5 10/3 कहाँ से, 10 इसने गलत आंसर दिया था, वही 10/3 मैं बोल रहा था, 10/3 नहीं होगा, 10 होगा, A is equal to 10। A is equal to 10। monkey is moving, ये monkey है और ये 3 monkey है, एक अपवर्ड जा रहा है, ये जो है डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये अपवर्ड जा रहा है, A is equal to 5 मीटर पर सेकेंड से, ये डाउनवर्ड जा रहा है, V is equal to 5 मीटर पर सेकेंड से, ये डाउनवर्ड जा रहा है, A is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईच मंकी इज 5 kg, सारे जो है 5 kg के हैं, 5 kg।
5 kg, 5 kg. Find the tension at point A, B and C. Find tension at point A, B and C. TA, TB and TC. TA, TB and TC. टेंशन बताने, कोई का अटेम्प्ट करके कोई बता सकता है। वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन जीरो। यस, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो फर्स्ट मंकी का एक्सेलरेशन है 5 अपवर्ड, सेकंड मंकी का एक्सेलरेशन है 0, थर्ड मंकी का एक्सेलरेशन है 5 डाउनवर्ड। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, आंसर बताना है। फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट करें टीसी से यहां से टी, इस पॉइंट पे टीसी, वैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे, तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे, मैं वहीं पे ऐसे लिख ले रहा हूँ। TC 25, yes, TC 25, 50 TC, A is downward 5, so 50 minus TC, 50 minus TC is equal to 25, so TC is equal to 25 Newton. Yes, TC is equal to 25 Newton. TB is equal to TC, नहीं, या प्लस 50, यहाँ से TB, यहाँ से TC और यहाँ से इसका मास 50, तो 50 प्लस 25 75, yes, TB is equal to 75. एक्सेलरेशन है नहीं, so TB is equal to TC plus 50, ये हो जाएगा 75 न्यूटन। टीबी हो गया 75, तो टीए आ जाएगा 75 प्लस 50 प्लस 25, 150, यस 375 टीए। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ से जो ए है, ए का डायग्राम देखो यार, यहाँ से टीए है, TA is in upward direction, TB is in downward direction, ये है 50 and acceleration is 5, so TA minus 50 minus TB is equal to mass into acceleration is 5, acceleration इसका 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो TB की वैल्यू 75 प्लस 150 होगा ना, 375 कैसे हो रहा है, TA is equal to 50 plus TB plus 25, 75 75 150, $175। क्लियर। मंकी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मंकी का मोशन है या मैन का है, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, आंसर देना है। In TC it's 50 minus T or T minus 50 in TC. TC is TC. TC minus 50. Oh. हाँ 50 minus TC.
ये तो लिखा ना, TC है, TC में एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड, so net force is in the direction of acceleration 50 minus TC is equal to 25. क्या कर रहे, पूछ रहे हो क्या, इन TC it's 50 minus T और T minus 50, 50 minus T, acceleration downward है, so 50 minus T net force in the direction of acceleration is equal to 25. तो डाउनवर्ड जब जा रहा होगा तो टेंशन कम होगा, कुछ टेंशन 50 से कम है तभी तो डाउनवर्ड जा रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी वही नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन। और कोई पॉइंट? तो जिधर एक्सेलेरेशन होगा उधर हम नेट फोर्स लिखेंगे। So as I saw the diagram, so not seeing the direction. Okay. Direction, acceleration की direction. Direction है 5 downward, 5 downward, 5 meter per second downward, 5 meter per second square upward. Direction important है, ठीक है। तो नेक्स्ट तो ये अगर कोई अब यहाँ पे देखो, ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए हो सके कोई कोई सर एक ही स्ट्रिंग में डिफरेंट डिफरेंट टेंशन कैसे हुए। अभी आपने बोला सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, बीच में ऑब्जेक्ट्स अगर कनेक्टेड होंगे, हम मान लो कोई ब्लॉक वहां पे सस्पेंड कर दे रहा है, ये मंकी मूव कर रहा है, तो ये अपने ग्रिप से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, जिससे सेम स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हो जाएगी। मंकी के ग्रिप के बाद जो है टेंशन चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, नहीं, वहां पे थ्रू आउट दो ब्लॉक के बीच में और कोई फर्दर कांटेक्ट नहीं था, यहाँ पे मासेस अटैच्ड है, इसीलिए एक ही रोप में। तो अगर इसका जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगा सबसे क्या यहाँ पे है, सबसे सबसे मैक्सिमम टेंशन इसमें है 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। तो दिया होगा कि अब ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी या नहीं ब्रेक होगी, वो डिपेंड करेगा इसके ब्रेकिंग टेंशन। दिया हुआ दिस टेंशन कैन withstand 200 Newton, 100 Newton, 150 Newton, this string will break or not। तो क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है, जो सबसे मैक्सिमम टेंशन होगा अगर उसको ओवरकम कर लेता है तो ये ब्रेक नहीं होगा, अदरवाइज ब्रेक हो जाएगा। तो ये बात है, 150 न्यूटन अगर होगा, 150 पहुंच गया, ब्रेक हो जाएगा टेंशन, तीनों गिर जाएंगे तुरंत नीचे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये मंकी टाइप के मोशन जैसा ही है। अभी क्या है कि दो, अच्छा मैं पहले ऐसे देता हूं, उसका आंसर आई होप कि आंसर कुछ दो दे पाओगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ऐसे है, रॉड है ऑफ मास एम लेंथ है, मास कैपिटल एम, और यहाँ पे एक बिड है, एक बिड है। बिड मतलब क्या होगा, उसके अंदर ग्रूव होगा, उसके अंदर से जो है थ्रेड जा रही होगी और वो क्या कर रहा होगा, बिड जो है वो स्लाइड कर सकता है। बट यहाँ पे मान लो कि अभी बिड को क्या कर दिया गया, फिक्स किया गया है, और ये अभी दोनों सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे है। इसका जो इसकी लेंथ है, दिस लेंथ इज एल, लेंथ इज एल, टेंशन टेंशन टी, टेंशन टी, ये स्मॉल एम। तो इसमें से ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है। तो फाइंड करना है दिस सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड m इज ग्रेटर देन m, m is greater than m, find the time, find the time when this bid will cross the a,
या इसको मैं एंड को नाम देता हूँ एंड, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल, दिस पार्टिकल, इसको फिक्स्ड ही मानते हैं, पार्टिकल स्मॉल m will cross b। क्रॉस द पॉइंट बी, तो दोनों मूव करेंगे, कब जो है ए बी को क्रॉस करेगा, एट व्हाट टाइम, हमने रिलीज कर दिया, ये दोनों मूव कर रहे हैं। सो फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्मॉल m विल क्रॉस पॉइंट बी, इस बी पॉइंट। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन तो हम इसका फाइंड कर सकते हैं, दोनों ही मूव कर रहा है, दोनों ही पार्टिकल एंड रॉड बोथ आर मूविंग, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अभी ये फिक्स्ड है तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, अभी ये फिक्स्ड है तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फाइंड द टाइम व्हेन दिस विल क्रॉस, तो भाई दोनों ही अगर मूविंग है तो ऐसे सोचो कि ये रॉड है, ये रॉड ए से ऐसे जा रहा है और ये पार्टिकल ए से ऐसे जा रहा है, तो टाइम टू क्रॉस, जब दोनों मूव करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, रिलेटिव, एक के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन इज 2a। मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू रॉड हम सोचते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रॉड मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रॉड इज इक्वल टू AP माइनस AR। तो AP पार्टिकल का अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है माइनस AR को हम नेगेटिव नेगेटिव लेंगे इस डायरेक्शन में, तो माइनस से तो ये हो जाएगा 2a। मतलब क्या है कि अगर रॉड से बैठ के कोई देखता है, रॉड को स्टैचू कर देता है कोई, वहां से ऑब्जर्व करता है, तो ये पार्टिकल इसको किस एक्सीलरेशन से जाता हुआ दिखाई देगा, 2a से। जब दोनों मूव कर रहे हैं तो हम एक के रिस्पेक्ट में सोचते हैं दूसरे को, रिलेटिव मोशन। तो जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो मैं रॉड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कोई मान लो इंसेक्ट यहाँ पे है तो वो देख रहा है दूसरे को, तो अब ये पार्टिकल इसको 2a से जाता हुआ दिखेगा, क्या ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, यस। कैसे पता, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन तो मैं बता ही सकता हूँ ना, नेट पुलिंग फोर्स कैपिटल mg इज द इन दिस डायरेक्शन, capital mg small mg in this direction, so capital mg minus small mg divided by capital M plus small m, what is the acceleration, capital M minus small m by capital M plus small m into g। ये बात समझ में आई जी, a is equal to ये acceleration, और ये पार्टिकल इससे जा रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन इट विल क्रॉस, ये तो बता सकते हो, कोई पार्टिकल l डिस्टेंस कब कवर करेगा, s is equal to ut plus half at t square, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, so this l is equal to u0 ut plus half 2a into t square। इनिशियली तो ये रेस्ट से रिलीज्ड है तो ये 0 है, ये 2 कैंसिल आउट हुआ, व्हाट इज द टाइम, t is equal to square root of l by a।
समझे? आई होप कि ये क्लियर होगा। दोनों पार्टिकल मूव करते हैं, हम रिलेटिव से सोचेंगे, दो चीजें मूव करें हमारे लिए। रेस्ट से सोचना इजी है, तो कभी भी किसी मूविंग फ्रेम से अगर सोचेंगे, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव करें तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, मैं रॉड के रेस्पेक्ट में फाइंड किया, तो रॉड के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। हियर रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो क्योंकि रेस्ट से रिलीज्ड है। रिलेटिव एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे, अगर दो अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं तो रिलेटिव क्वांटिटीज ऐड हो जाती हैं, दो सेम डायरेक्शन होते हैं तो रिलेटिव क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होती है, रिलेटिव क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होती है। एनी डाउट? If it is fixed, then how will it move? Fixed means fixed to the string. Fixed to the string. It cannot slide with respect to string. Fixed means fixed with string. क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो स्ट्रिंग से फिक्स नहीं होगा। अच्छा, फिक्स्ड विद स्ट्रिंग, ग्राउंड से नहीं, फिक्स नहीं है वो। समझे? ये लोअर एंड पे फिक्स्ड है, तो कहोगे इसमें क्या खास बात है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में खास बात होगी। यस सर, ओके। नेक्स्ट केस में क्या है कि ये स्ट्रिंग जो है वो बिड मूविंग है, ठीक है। मूविंग मतलब है कि वो स्लाइड कर सकता है, इस टाइप का है कोई हीरिंग, इसके अंदर जो है बिड ऐसे डाल दिया और वो बिड बिड भी स्लाइड कर सकता है, ऐसे बिड अपना इंडिपेंडेंट मूव कर सकता है, वो पार्टिकल अलग मूव करेगा, ये पार्टिकल अलग मूव करेगा विथ सम फ्रिक्शन। जैसे मान लो कोई पर्सन ही है, वहां से ऐसा टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस बिड कैन स्लाइड, बिड है एक स्मॉल पार्टिकल है, सेम प्रॉब्लम है कि रॉड है, रॉड ऑफ कैपिटल एम and a bid of small m, rod of capital M and a bid bid स्मूथ रिंग टाइप का है, इस टाइप का ये है, ऐसे स्ट्रिंग है, ऐसे नीचे है, स्ट्रिंग की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रिंग है। अभी दोनों के लोअर एंड मैच कर रहे हैं, एंड दिस कैपिटल M एंड इट इज स्मॉल m, दिस it can slide over a string with some friction। इस केस को ऐसे सोच सकते हो जैसे मान लो तुम्हारी ग्रिप छूट गई, तुमने रोप को पकड़ा हुआ है, तुम स्लाइड करते करते नीचे आ रहे हो, स्लाइड करते हुए नीचे जाओगे मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा बिटवीन द स्ट्रिंग एंड योर हैंड। तो ये बिट जो है, ये बिट स्लाइड करते हुए, स्लिप करते हुए आ रहा है विद सम फ्रिक्शन, सम फ्रिक्शन, वहां पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है, कुछ रिएक्शन फोर्स है। तो अभी क्या है इनिशियली, ध्यान से समझोगे, इसको समझना है। उधर फिक्स था, इधर इधर मान लो हमने उसको फिक्स कर दिया, तो वो मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो अब जो एक्सीलरेशन इसका होगा सेम एक्सीलरेशन इसका होगा। यहाँ क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि m is greater than m, this system is released from this position, lower end are matching, this bid reaches at b in time t,
लेंथ ऑफ द रॉड, द लेंथ ऑफ दिस AB इज L. L लेंथ का है. Reaches in time B. Bit can slide over the ring. Bit can slide or slip over the string with some friction. Some friction मतलब स्लाइड करते करते वो मूव कर सकता है, मतलब उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है इन टाइम t. तो L भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, मासेस भी गिवन है. तो हमें फाइंड क्या करना है, सब तो गिवन ही है. फाइंड हमें ये करना है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स. Frictional force acting between the string and bit. आराम से सोचना है, कोई भी कंफ्यूजन है. क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है. क्वेश्चन क्लियर है कि एक रॉड कनेक्टेड है स्ट्रिंग से और वो एक बिट के थ्रू जा रहा है. बिट जो है वो विद सम फ्रिक्शन, पूरी तरह से फ्री नहीं है, वो स्लाइड कर सकता है. अब हम इसको रिलीज कर देंगे तो बिट अपना स्लिप करेगा. फिक्स नहीं है तो बिट का एक्सेलरेशन कुछ अलग. पिछले वाले क्वेश्चन में ये फिक्स था, तो जो रॉड का एक्सेलरेशन होगा वही बिट का एक्सेलरेशन होगा. बट अभी क्या है, बिट का एक्सेलरेशन अलग, इस रॉड का एक्सेलरेशन अलग. दोनों मूव कर रहे हैं, जिसमें ये डाउनवर्ड आ रहा है और ये अपवर्ड जा रहा है और t सेकंड में क्रॉस कर रहा है. तो हमें बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है. ठीक है. फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग एंड द बिट. ये फाइंड करना है. तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. ये क्वेश्चन क्लियर है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है. अगर दो पार्टिकल फिक्स होते थे, जैसा कि हमारा वो एटवुड मशीन था, कोई भी था, तो यस एनी m minus ml by mn. नहीं, देखते हैं, इसको देखते हैं. बोथ एक्सेलरेशंस जो है वो डिफरेंट होंगे, दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे. हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं. रॉड के साथ बिट भी तो नीचे जाएगा. यस, रॉड के साथ बिट भी नीचे जाएगा, बट रॉड का एक्सेलरेशन ज्यादा है. अगर ये दिया हुआ है कि वो क्रॉस कर रहा है, मतलब रॉड का एक्सेलरेशन ज्यादा है. रॉड तेजी से नीचे जा रहा है, बिट भी नीचे जाएगा. बिट स्लो जा रहा है, रॉड ज्यादा जा रहा है, तभी वो उसको क्रॉस कर रहा है. बहुत नीचे जाएंगे. हमें अगर नहीं पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे. जैसे ये क्या है कि बिट भी नीचे स्लाइड करेगा. हाँ ठीक है, यहां से इसमें कुछ टेंशन होगा, टेंशन ठीक है. बिट अगर डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, बिट डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे ऐसे. ये डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा, इस पे. फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो अपवर्ड इधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड होगा. और यहाँ से इसका मास होगा mg. इसका एक्सेलरेशन इज व्हाट, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a2. ये रॉड भी जो है, रॉड भी डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, ये कैपिटल mg. इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a1. बिड इसके लोअर एंड पे है. क्वेश्चन में ये गिवन है कि बिड उसको क्रॉस करता है. क्वेश्चन में ये गिवन है कि बिड उसको क्रॉस करता है. बिड क्रॉस करता है मतलब ये स्लो चल रहा होगा, ये फास्ट चल रहा होगा, ये स्लो चल रहा होगा, ये फास्ट चल रहा होगा. तो अगर अब यहाँ से स्ट्रिंग को सोचो, क्या ये बात समझ में आ रही है कि जो ये तो हमने रिंग के ऊपर दिखाया, तो अगर हम एक स्ट्रिंग का पोर्शन लेते हैं जहां पे ये रिंग है, तो यहां से टेंशन T है और इस डायरेक्शन से F भी होगा. बिड यहाँ से स्लाइड कर रहा है
तो स्ट्रिंग ने बिड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड, तो वही फोर्स क्या होगा, स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने एक स्ट्रिंग का सेगमेंट लिया तो स्ट्रिंग का टेंशन T और फ्रिक्शनल फोर्स P F। तो क्या ये बात समझ में आ रही है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो F के ही बराबर होगा। पहला पॉइंट, बिड विल गो डाउनवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, रॉड विल गो डाउनवर्ड। अगर बिड रॉड को क्रॉस करता है मतलब रॉड का एक्सेलेरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलेरेशन कम है। अब नेक्स्ट बात आई फोर्स की, फोर्स को हमने ड्रॉ किया, बिड इज गोइंग डाउन, फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। तो अगर हम ये सोचेंगे तो किसी भी पोर्शन पे यहाँ पे जो टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में, बिकॉज इट इज अ लाइट स्ट्रिंग, सो T इज इक्वल टू F, so T is equal to F। ठीक है, तो जो इसके एक्सेलेरेशन होंगे एक्सेलेरेशन होगा mg माइनस टी, इक्वेशन हम लिखेंगे mg माइनस टी या mg माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A1, इक्वेशन नंबर 1। बिड के लिए व्हाट इज इक्वेशन फॉर बिड, यस एनी क्वेश्चन। रॉड के साथ बिड भी तो नीचे होगा, सो T इज इक्वल टू, समझ नहीं आ रहा है, रॉड के साथ बिड भी तो नीचे जाएगा, यस रॉड के साथ बिड नीचे जाएगा, रॉड के साथ नहीं जाएगा, रॉड के साथ नहीं जाएगा, बोथ आर नॉट फिक्स्ड। मैं ये दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसीलिए दिया हूं, आराम से देखो। पहले क्या था कि पहले क्या था कि जो ये पार्टिकल था वो फिक्स था, मतलब इस टाइप के स्ट्रिंग से कनेक्टेड दो पॉइंट्स हैं, स्ट्रिंग से कनेक्टेड दो पॉइंट्स हैं, यस। टी इज इक्वल टू समझ नहीं आया सर, नहीं सिर्फ टी इज इक्वल टू एफ समझ, टी इज इक्वल टू एफ समझ में नहीं आ रहा है तो स्ट्रिंग इज अप्लाइंग द फोर्स, स्ट्रिंग रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है ना एफ। स्ट्रिंग का कोई एक सेगमेंट लेंगे, ये मैंने बिट लिया, बिट को सेपरेट किया, बिट के रेस्पेक्ट में रिंग डाउनवर्ड जा रही है, तो जो स्ट्रिंग है वो फोर्स अप्लाई करेगा अपवर्ड एफ। अब मैंने यहाँ से रिंग का कोई एक सेगमेंट लिया, स्ट्रिंग का एक सेगमेंट ले लिया, ये पूरा सेगमेंट ऐसे, इसमें से मैंने बिट को हटा दिया, तो यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन T और यहाँ से जो है F। स्ट्रिंग के इस पोर्शन का एक्सेलेरेशन क्या होगा, जो रॉड का होगा, रॉड के साथ स्ट्रिंग भी जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, T माइनस एफ इज इक्वल टू 0 इंटू A1। ये जीरो क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग इज मासलेस, सो T इज इक्वल टू F। सो जो स्ट्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा रिंग पे, बिड पे, वही उसमें होगा टेंशन। क्या ये पॉइंट समझ पाया भाई? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्ट्रिंग, FBD ऑफ स्ट्रिंग, यस सर, ठीक है। FBD ऑफ स्ट्रिंग, FBD ऑफ बिड और ये रॉड, mg minus f is equal to m into A1 for bid, small mg minus f is equal to small m into A2, question 2। A1 be unknown, A2 be unknown and f is also unknown, तो 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए, बट हमारे पास लॉज ऑफ मोशन से हैं 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन कहाँ है, एक इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन में है, दिस रीचेज एट द दिस पॉइंट इन टाइम t, मतलब क्या है कि ये बिड तो मूव कर रहा है ऐसे, यहाँ से ये बिड है, ये जा रहा है A1 से और ये बिड जो है वो जा रहा है A2 से, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम अगर इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। मैं इस रॉड पे बैठ के ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ बिड विद रिस्पेक्ट टू रॉड इज इक्वल टू AB। टेंशन में तो नहीं आ रहे हो, देख लो आराम से, इंटरेस्टिंग है ये, कहोगे सर बहुत ज्यादा हो रहा है ये है?
2 ml/T2। अच्छा अच्छा ठीक है, ये करते देव तो आंसर दे रहा है कुछ। ओके, ए बी माइनस ए आर, ए बी इज वॉट, ए बी जो है हमारा बिट का एक्सलेशन है R2, एक्सलेशन ऑफ बिट वो हो जाएगा 2, तो ये होगा -A2 और माइनस ऑफ A1। तो जो बिट का एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बिट विद रिस्पेक्ट टू आर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या वो समझ में आ रही है? A1 माइनस A2 होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज A1 माइनस A2। कैसे? एक्सेलरेशन ऑफ बिट विद रिस्पेक्ट टू रॉड is equal to AB minus AR। What is acceleration of bit? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो होगा -A2 माइनस AR। रिंग का क्या है? रिंग का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -A1। सो दिस इज A1 माइनस A2। अरे दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक कार ऐसे चल रही है, दूसरी कार ऐसे चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव क्वांटिटी क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। ये A1 है, वो A2 है, तो रिलेटिव हो जाएगा A1 माइनस A2, ज्यादा माइनस कम, हाई माइनस लो, तो A1 रॉड का एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका कम है, सो A1 माइनस A2। अब ये रिलेटिव एक्सेलरेशन से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है कि L डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो रिलेटिव से t सेकंड में, तो व्हाट इज 12/t² इज इक्वल टू A1 माइनस A2, और A1 A2 की वैल्यू इससे इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास फ्रिक्शन। तो आई थिंक कृतदेव का आंसर शायद ठीक है। A1 इज इक्वल टू G माइनस F/m। बाकी सही बात इसको सॉल्व करने की, -A2 इज इक्वल टू G माइनस F/m। F सॉल्व करना है, 12/t² हमारे पास है, तो G माइनस G कैंसिल, प्लस F1/m माइनस 1/M। यस, ठीक है। So this frictional force is equal to 2 small m by capital M into L divided by T square capital M minus small m। तो ये, हाँ कृतदेव ये T स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन बताओ, समझ पाए? क्लियर हुआ? कुछ कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो ये फिक्स वाले केस नहीं है, यहाँ जैसे मंकी स्लिप करना स्टार्ट कर देता, यहाँ मंकी है वही स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है वही टेंशन है, दोनों इंडिपेंडेंट मूव करेंगे इफ दिस आर नॉट फिक्स्ड। कोई डाउट? तो काउंटेबल है नंबर। शरण्या, कृतिदेव, दिशा, देवव्रत। नो सर। ओके नो सर। ठीक है, तो ये फ्री मूवमेंट था, ये फिक्स मूवमेंट था, तो बहुत सारे हो गया। ओके तो ये नॉन यूनिफॉर्म रोप कवर किया, नॉन यूनिफॉर्म रोप, सर्कुलर रोप, नॉन यूनिफॉर्म रोप, रोप में बस ये देखना है टेंशन वगैरह। फिर पुली ब्लॉक सिस्टम था, पुली ब्लॉक सिस्टम, तो चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट चलते हैं। एक इसमें क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करोगे, अटेम्प्ट करोगे उसको। सेम इसको अटेम्प्ट करना है। ये पुली है और ये यहाँ से यहाँ पे 10 टी है, फोर्स वही इस पुली पे ऐड कर रहा है 10 टी और ये ग्राउंड पे है। तो यहाँ से फाइंड करना है, ये 10 kg, ये 40 kg है, ये 10 है और ये 40 है। इसको कुछ कर देते हैं, ऐसे 30 कर देते हैं, 30 टी वेरिएबल फोर्स है। F is equal to 30 T is acting on the pulley. Then find the time when 10 kg and 40 kg will move. पहले कौन लिफ्ट होगा इन दोनों में? फर्स्ट which block will lift? अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे 10, फर्स्ट कौन सा ब्लॉक लिफ्ट होगा इसमें? 10 kg है एंड 40 kg है। तो यहाँ से देखोगे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी? ये पुली है, इस पुली के ऊपर 30 का फोर्स ऐड कर रहा है, तो ये 10 ये टी सेम ही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग ऐसे घूम के आ रही है, तो ये थ्री टी इज इक्वल टू 30 टी, सो टी इज इक्वल टू 10 टी। तो यहाँ से 10 टी को इक्वेट करेंगे तो 10 सेकंड आएगा, 10 सेकंड आएगा। तो और यहाँ से उसको इक्वेट करेंगे 20 टी को, तो 20 सेकंड आएगा। तो पहले 10 kg लीव करेगा। तो फाइंड velocity of 10 kg when 40 kg leaves the surface. Forty kg will leave the surface. ठीक है, तो टाइम तो यहाँ से फाइंड कर लोगे इजीली इक्वेट करके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 10 kg व्हेन 40 kg सरफेस को लीव करेगा। इसको अटेम्प्ट करना है। फाइंड द टेंशन, यहाँ से टेंशन जो है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, फोर्स F है, यहाँ से फोर्स 2F है और यहाँ से ये x है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 माइनस एक्स बाई एल। फाइंड टेंशन एज फंक्शन ऑफ x, पहला है ड्रॉ t वर्सेस x ग्राफ। ये दो क्वेश्चन, हैवी रोप कवर किया था, नॉन यूनिफॉर्म, और ये पुली ब्लॉक सिस्टम, तो ये दोनों पे बेस्ड ये दो क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट टाइप के फोर्स पे हम लोग चलेंगे, बस जस्ट जनरल जो है बेसिक डिस्कशन करेंगे। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स में है हमारा आइडियल स्प्रिंग,
आइडियल स्प्रिंग, स्प्रिंग किस टाइप का, हेलिकल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग कौन सी होती है, आइडियल स्प्रिंग जो कि मासलेस होती है एंड फॉलो हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को फॉलो करती है। हुक्स लॉ क्या है, फोर्स इन द स्प्रिंग is directly proportional to deformation in the spring, F is equal to minus kx, F is equal to minus kx, well kx is the displacement of या deformation of spring with respect to natural length के respect में, तो F is equal to minus kx, spring force जो है वो directly proportional to what, deformation के है। तो मासलेस स्प्रिंग हुक्स लॉ को फॉलो करने वाली होगी हमारी आइडियल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग हम करेंगे तो ये हमारी हेलिकल स्प्रिंग है। ये हेलिकल स्प्रिंग है। इस हेलिकल स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट, नेचुरल लेंथ एल नॉट, एंड के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका के। तो फॉर एनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, किसी भी गिवन स्ट्रिंग के लिए, किसी एक गिवन स्ट्रिंग के लिए, इस स्प्रिंग के लिए के इंटू एल नॉट का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट। फॉर एनी गिवन स्प्रिंग, के जो है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो वायर को हमने हेलिकल शेप में ये बनाया है, हेलिकल शेप में बनाया है, तो वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, या किसी और मटेरियल का है, एलॉय का है, उसकी रेडियस क्या है, उस वायर की थिकनेस क्या है, तो के नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। बट इन जनरल जो है वो किसी गिवन स्प्रिंग के लिए जो के और एल नॉट है, एल नॉट इज द नेचुरल लेंथ, उसका प्रोडक्ट हो रहेगा कांस्टेंट, इज नेचुरल लेंथ। L naught is the natural length. K into L naught is equal to constant for any given spring. तो अब ये स्प्रिंग फोर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हुक्स लॉ से, कि भाई अगर नेचुरल यहाँ से लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है एल नॉट, स्प्रिंग कांस्टेंट की, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच किया, तो x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी इसको पुल किया तो ये भी पुल करेगा ऐसे, और इस एंड पे भी कितना मैग्नीट्यूड होगा, kx होगा, डिफॉर्म किया, पुल करेंगे तो स्प्रिंग भी पुल करेगा। नेचुरल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्प्रिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर दिमाग में नेचुरल लेंथ नहीं आ रहा है, मतलब वो क्वेश्चन गलत होगा। कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हमने इसको कंप्रेस किया तो क्या करेंगे, ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, इस एंड पे ये ऐसे अप्लाई करेगा, कि एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई हुआ है, इसको भी के एक्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये तो हुआ स्प्रिंग फोर्स, इसके एक्स ये सब जानते हो, इसमें इसको जानते हो, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, फोर्स है, हुक्स लॉ है। फिर अगर हम इसको अटैच करते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशंस जैसे मान लो कि अगर ऐसे हमने स्प्रिंग को अटैच कर दिया, ऐसे स्प्रिंग को अटैच किया, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम,
सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स मतलब ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये क्या होगा, कहीं पे नेचुरल लेंथ रही होगी, वहां से ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी, कंप्रेस हुई, ये मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए एक्स नीचे गया, तो ये कंप्रेस हुई, तो ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये कंप्रेस हुई, पुश हुआ तो ये भी पुश करेगा, तो ये हो जाएगा K2 × x, और ये क्या होगा, डाउनवर्ड आ रहा है तो K1 × x, और इधर तो mg है ही, तो इसको लिख लेंगे नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, सो K1x प्लस K2x इज इक्वल टू mg, so x is equal to mg divided by K1 plus K2, बोथ में सेम होगा, एक में डिफॉर्मेशन होगा, एक में कंप्रेशन, इलॉन्गेशन होगा, कंप्रेशन। तो ये कनेक्टेड स्प्रिंग है। अब थोड़ा सा स्प्रिंग की जो कटिंग वाली थ्योरी है, मतलब कट करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग का सीरीज क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, तो जो भी एक बार रेफर किया होगा पहले वो सारा रेफर कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्प्रिंग पे, स्प्रिंग का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। स्प्रिंग फोर्स को थोड़ा रिवाइज करना है, और ये नॉन यूनिफॉर्म रोप एंड पुली ब्लॉक सिस्टम, ये दो सिस्टम हमने कवर किए, नॉन यूनिफॉर्म रोप एंड पुली ब्लॉक सिस्टम के वेरियस केसेस, और ये मंकी प्रॉब्लम या कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है वो कवर किया, तो इसमें टेंशन वगैरह है। तो अपने लॉज ऑफ मोशन के जो भी नोट्स हैं, जो भी रेफर किए हैं, जो भी मटेरियल है, अभी फिलहाल जब तक ये फर्म अप नहीं होता सब कुछ एक फाइनल स्टेज में, तो एक वहां से तब तक रेफर करना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपने मटेरियल से, मटेरियल कोई ना कोई रेफर किया होगा, ठीक है। एनी डाउट, कोई डाउट, आज एंड करते हैं, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो सेशन एंड करते हैं। बाय बाय, एंजॉय करो, थोड़ा रिवाइज करो। नो सर, थैंक यू। ये 2 आवर्स की क्लास ज्यादा हो रही है पार्टिसिपेंट्स, 2 आवर्स ज्यादा हो जा रहा है ऑनलाइन मोड में ना। नहीं सर, अच्छा। देखो भाई, दिशा तो फर्स्ट ज्वाइन करने में फर्स्ट डे प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं दिशा को मैसेज किया था जो, अभी ठीक है। ये ये शारण्या तो भुवनेश्वर में है और दिशा भी भुवनेश्वर में है। ये देवव्रत और कीर्तिदेव, कीर्तिदेव कहाँ है भाई अभी लोकेटेड? कीर्तिदेव भी भुवनेश्वर में है, दिशा भी भुवनेश्वर में है, ओके। शारण्या सारे हैं, देवव्रत और ये देवव्रत, क्योंझर, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक बाय बाय, एंजॉय करो, जोश के साथ रिवाइज करो, नेक्स्ट ईयर कुछ करो। चलो बाय बाय, गुड नाइट।